एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम जो कि आपके 3 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर आपका सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लेखपाल का मॉडल पेपर है। टाइम भी निर्धारित है, आपकी 3 बजे मॉडल पेपर आपका शुरू हो जाता है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? ऑस्ट्रेलिया, कड़वाहट, बृहस्पति, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका कड़वाहट है ना, जैसे कड़वाहट हो गया, सजावट हो गया, भूख हो गया, कोख हो गया, ये सभी क्या होते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा कड़वाहट। भाई डी नंबर कैसे हो सकता है? डी नंबर नहीं होगा, यहाँ पर होगा बी नंबर। यहाँ पर कड़वाहट जैसे बोलते हैं ना कैसी, जैसे ऑस्ट्रेलिया कैसी नहीं बोलते, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, बृहस्पति कैसा है, तो कड़वाहट कैसा नहीं बोलते, कड़वाहट कैसी है। तो कैसी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। चलिए कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, इनमें से आपको जवाब देना है। आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? कह रहे रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। देखिए भाई, रोगी कोई भी होती है तो उनकी अपनी कमजोरी होती है कि नहीं होती है, मतलब अपनी लगाने की जरूरत नहीं थी, और उठ नहीं पा रहा था तक लगाने की जरूरत नहीं थी। मतलब यहाँ पर देखा तो आपका ये आपका गलत हो गया। फिर आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर कि राजपथ की सड़क, देखो राजपथ और आपका सड़क दोनों एक जगह नहीं होना चाहिए था। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, ऐसा होना चाहिए, अर्थात ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ये क्वेश्चन आपको लगभग हर जगह देखने को मिलता है, और अभी आरओ एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में अनेक जिले हैं, वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में अनेकों जिले हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? हमने आपको हमेशा बताया है अनेकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अनेक तो दिए हैं, लेकिन अनेकों शब्द आपका शुद्ध कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर में। तो कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में अनेक जिला हैं, तो जिला तो होगा नहीं, यहाँ पर जिले होंगे। कौन सा? ऑप्शन डी वाला देखिएगा। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर में शब्द गायब किया है ना, उत्तर प्रदेश में अनेक जिले हैं और उत्तर प्रदेश में अनेक जिले हैं। देखो यहाँ पर है में बिंदी नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर लगाया है, तो ऑप्शन डी वाला जो आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान दंत नहीं है? कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान दंत नहीं है? दंत मतलब जानते हैं कौन सा वर्ग होता है? चलिए 4 का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो माँ वाला है ये दंत नहीं है, ये आपका किस में आता है? ओष्ठ वाले में आता है। किस में आता है भाई? ओष्ठ में आता है। अर्थात जब दोनों वर्ड बोलते हैं तो इसमें ओठ दोनों आपस में चिपकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ता था दाधा, इनमें जब बोलते हैं ना तो आपकी जो दांत होते हैं और जीभ स्पर्श करते हैं ना, इसलिए इनके दंत बोला जाता है। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, महाधन ओजस्वी की संधि का उदाहरण है। महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी की संधि का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? महोजस्वी, है ना। क्या बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं महोजस्वी। महोजस्वी मतलब यहाँ पर जो मात्रा आएगी वो आपकी अ की मात्रा आएगी। कौन सी? अ की मात्रा आएगी, और जब अ की मात्रा लगी होती है मतलब ये हो जाएगा कि ये वृद्धि संधि है। क्या है भाई? वृद्धि संधि यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मनोहर किस समास का उदाहरण है? मनोहर, मनोहर मतलब हो जाएगा मन को हरने वाला। मन को हरने वाला अर्थात यहाँ पर कर्म, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष बनेगा, अव्यय नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुझे लेखपाल या कांस्टेबल की नौकरी चाहिए, रेखांकित पद में अव्यय प्रयोग किस पद का उदाहरण है? यहाँ पर देखो यह जो शब्द दिया गया है ये क्या है? यहाँ पर क्रिया का काम कर रहा है, संबंध का कार्य कर रहा है, समुच्चय का कार्य कर रहा है, या प्रश्नवाचक का? तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका क्रिया तो हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में, लेकिन यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये और एक ये, अर्थात ये क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ रहा है, अर्थात समुच्चय बोधक आपके इसका आंसर राइट हो जाएगा। समुच्चय बोधक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इस कॉलोनी में 3 घर हैं, रेखांकित पद विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? अब यहाँ पर देखो संख्या दी गई है 3, है ना। क्या दी गई है? 3, और 3 का मतलब ये कह सकते हैं कि संख्यावाची है, वो भी कैसी? निश्चित संख्यावाची है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से तरणी का पर्यायवाची शब्द आपका कौन नहीं है? तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखो यहाँ पर 9 की अगर बात करते हैं, तरणी मतलब नौका होता है, तरणी मतलब नाव होता है, तरणी मतलब पौध भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है ए नंबर आपका जल, ये जल तरणी का पर्यायवाची नहीं होता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पर आज भी गलतियां बहुत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ऐसे स्टूडेंट जो गलतियां कर रहे हैं। तो बहुत लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो बहुत लोग होते नहीं है, लेकिन बहुत लोग होशियार समझते हैं तो कमजोर भी होते हैं। ठीक है ना, दोनों चीज होती है। तो याद रखिए लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर चीज आपका सरल रहेगा। देखो शून्य का विलोम शब्द क्या होता है? शून्य का विलोम, शून्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए शून्य मतलब क्या होता है? जब किसी चीज का अंत हो गया है ना। शून्य का विलोम शब्द पूछा गया है, तो शून्य का विलोम क्या होता है? चलिए जवाब देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य का यहाँ पर एकाएक हो जाएगा, या अंत हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। चलिए 10 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बात दीजिए।
चलिए शून्य का शिखर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलते हैं ना शून्य से शिखर तक, क्या बोलते हैं, शून्य से शिखर तक का बोलते हैं ना, मतलब शून्य का मतलब ये हो गया हम लोग शुरुआत में है, क्या है भाई, शुरुआत है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आप लोग शिखर में पहुंचेंगे अर्थात सबसे ऊंचाई बिंदु पर पहुंचेंगे, तो इसका मतलब आपका हो गया यहाँ पर आपका सी नंबर हो गया। ठीक है, तभी आप देखते हैं कोई सीरीज चलाते हैं बोलते हैं शून्य से शिखर तक। तो अभी आप लोग स्टार्टिंग में है, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित युग्म का सही अर्थ आपको बताना है, जवाब देना है। मैथ मैजिक आप ही बताइए फिर क्या हो जाएगा। मैथ मैजिक, मैथ का तो लगाते हो हमेशा आप, थंबनेल यही लगाते होगे कि शून्य से शिखर बताइए। शून्य कहाँ होता है, शिखर कहाँ होता है, इतना तो ज्ञान होगा ही होगा, है कि नहीं। चलिए बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। चलिए सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए मेरा गलत है तो फिर हमें क्यों बोल रहे हो कि आपका क्वेश्चन गलत है। गलती अपनी मानिए, दूसरे गलत क्यों बोलते हैं। ऐसे कैसे मैथ मैजिक बन गए, चैनल का नाम भी रख लिए हैं मैथ मैजिक। चलिए बताइए निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। उपर्युक्त दिया है और उपयुक्त दिया है, इनका अर्थ इनमें से क्या हो सकता है। तो देखिए भाई उपर्युक्त और यहाँ पर इसका, तो एक शब्द युग्म आपका अर्थ क्या हो सकता है, ऊपर कहा हुआ ठीक, या ठीक ऊपर कहा हुआ, दोनों में एक ही होगा। यहाँ पर दोनों में एक ही होगा और आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, ऊपर कहा हुआ ठीक। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण नहीं है। देखिए अंतःस्थ का मतलब आप लोग जानते हैं कि अंतःस्थ मतलब होते हैं जिनकी संख्या होती है 4, या रा ला व सा, है ना, या रा ला व 4 ही होते हैं। अब यहाँ पर जो फा होता है, फा किस में आता है, आपके ओष्ठ में आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का उदाहरण आपको बताना है। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन है, आरात्र, योद्धा, सामर्थ और आपका व्यंग्य है। अंकुश, ना मानना, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए यहाँ पर सही जवाब पूछा, अरे इसमें क्या पूछा गया था, अशुद्ध पूछा गया था, अशुद्ध पूछा गया, कहाँ दिख रहा है यार, अशुद्ध पूछा गया था। चलिए यहाँ पर बताना है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अंकुश ना मानना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देना है आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि अंकुश ना मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा 14 नंबर में। तो अंकुश ना मानना अर्थ महामूर्ख होना, अनिद्रा होना, अंतर्धान होना या न डरना, कौन सा हो सकता है। चलिए आगे आपका आगे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ना डरना। क्या होता है भाई, ना डरना। अंकुश ना मानना मतलब मुहावरे को होता है ना डरना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज के छात्र किसी का अंकुश मानने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि डरते ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 3 में ना 13 में लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। 3 में ना 13 में इसका अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 15 का ऑप्शन देना है, 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जिसकी प्रशंसा न हो, जिसकी प्रशंसा हो, जिसकी पूंछ हो, जिसकी पूंछ ना हो, तो यहाँ पर देखिए 3 में ना 13 में मतलब क्या होता है, जिसकी पूंछ ना होती उसको होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है आपका मित्र विमान दुर्घटना के कारण घायल हो गया, ऐसे में उसे लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर देना है आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का जवाब देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में बोला था हमने कि जैसे कोई खत्म हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसे बोलते हैं संवेदना पत्र। क्या होता है, जब दुख वगैरह होता है तो ऐसे समय में लिखा गया जो पत्र होता है उसे हम लोग संवेदना पत्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय सामाजिक शब्द में प्रयुक्त हुआ है। सामाजिक, समाज धन एक, क्या निकलेगा, समाज धन एक। और कौन सा वाला, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला निकलेगा, समाज धन एक, छोटी की मात्रा निकलेगा ना, अर्थात इसमें एक प्रत्यय है जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अटल शब्द में कौन सा उपसर्ग विद्यमान है। अटल में कौन सा उपसर्ग, और उपसर्ग होता है पहले, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा, जो आपका आ है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है। कोष्ठ का तद्भव शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। घोड़ा शब्द का तत्सम क्या होता है। घोड़ा शब्द का तत्सम क्या होता है, घोड़ा का तत्सम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए घोड़ा का तत्सम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बार आपने पढ़ा होगा घोड़ा का घोटक, क्या पढ़े भाई, घोड़ा का आपने पढ़ा होगा, घोटक पढ़ा होगा ना, तो चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 का ऑप्शन बन जाएगा, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर हो जाएगा घोटक हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तत्सम रूप पूछा गया है तो तत्सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिएगा। मतलब दिया है तत्सम से तद्भव, तद्भव से तत्सम, तद्भव से तत्सम शब्द युग्म का जो सही चिन्हित शब्द क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया है पुरुषार्थ और यहाँ पर दिया है पुरुषार्थ। भतीजा का दिया गया भारत जय, क्या दिया है, भारत जय। तो ये भारत जय जो दिया है वो क्या सही दिया है या नहीं दिया है। तो भारतज होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पर भ्रातज होता है, मात्रा यहाँ पर होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला आपका गलत दिया गया है। घी दिया है घी, और आपको पता है घृत होता है, क्या होता है, घृत होता है, इसका मतलब ये भी गलत दिया है। यहाँ पर गोद दिया है गोद, और गोद का दिया
दिया है क्रोड होता है, गोद का होता है, क्रोड होता है, क्रोड होता है। यहाँ पर गलत है तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नोट करिएगा, अच्छे क्वेश्चन आपका था और थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, इसको ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है हाथी का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? हाथी का पर्यायवाची 22 नंबर में बताइएगा, हाथी का क्या हो जाएगा? तो हाथी का पर्यायवाची होता है गयंद। क्या होता है? गयंद होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर गयंद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। है होता है आप लोग जानते हैं, घोड़े को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर जवाब दीजिएगा कि शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, शंकर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 23 नंबर में, तो देखिए 23 की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखो ललाटाक्ष दिया है, गंगाधर दिया है, त्रिलोचन दिया गया है, हिमकर दिया गया। हिमकर देखिए ऑप्शन डी नंबर जो आपका दिया है हिमकर। हिमकर होता है चंद्रमा को। किसे कहते हैं भाई? हिमकर जो कहते हैं वो चंद्रमा को कहते हैं, मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, इस अशुद्ध युग्म को आपको बताना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहां पर जवाब दीजिएगा कि इनमें पर्यायवाची जो आपका अशुद्ध है कौन सा है? 24 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। चलिए कुछ लोग डी नंबर भी दे रहे हैं। तो देखिए भाई 24 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर देखिए जो आपका आकाश का दिया है, आपका दिया है पुष्कर दिया है, आकाश का दिया गया है पुष्कर। यहां पर अशुद्ध युग्म आपसे पूछा गया था ना, 24 में अशुद्ध युग्म पूछा गया था। और सी नंबर दिया है यमुना का जहावी दिया है। अब आपको अगर नहीं आता है तो गलती जरूर हो सकता है, यमुना जहावी का युग्म नहीं है, जहावी गंगा का होता है। सबसे पहली बात है ये जो होता है आपके गंगा का पर्यायवाची होता है। किसका? गंगा का पर्यायवाची होता है। मतलब जो आपका सी वाले जो दे रहे हैं वो तो खत्म हो गए यहाँ से पूरी तरीके से। ये जो सी नंबर आपका है मतलब कह सकते हैं यही अशुद्ध आपका था, अर्थात यही वाला आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। जहावी जो होता है वो आपका गंगा का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पुष्कर आकाश और तालाब दोनों का होता है, याद रखिएगा। जो लोग यहाँ पर ए समझ रहे थे तो याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने बताया था रसाल, है ना, रसाल आम का भी होता है और गन्ने का भी होता है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पुष्कर होता है ये आपके आकाश और तालाब दोनों का होता है। नोट कर लीजिएगा, ये आपका जो होता है जो पुष्कर है ये तालाब का भी होता है और आकाश का भी होता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि रसाल आपके ईंख का भी होता है, अर्थात गन्ने का भी होता है, और आपके आम का भी होता है। इसी प्रकार से इसका भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, पहले पन्ने में नोट करिएगा, पहले पन्ने में, ताकि भूलिए ना कभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? अतिथि का पर्यायवाची नहीं है 25 नंबर में। चलिए तो देखिए अतिथि मतलब होता है अभ्यागत, आगंतुक, और इसके बाद क्या होता है? पाहुन भी होता है, पाहुन होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है जात वेदस। क्या दिया है? जात वेदस दिया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, अर्थात ये आपके अतीत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अग्नि का होता है, ठीक है, ये होता है आपके अग्नि का पर्यायवाची होता है, अग्नि का पर्यायवाची। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हमको ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को हिंदी की जगह हिंदी की जगह जो आपकी जीके है उसमें पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है आप लोगों को, है ना? ऐसा भी है क्या? हिंदी से अच्छा जीके पढ़ने में आप लोगों को आनंद आता है क्या? बता दीजिए जल्दी से। चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, तो 51 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई यहाँ पर दिया गया स्कर्वी तो होता नहीं क्योंकि सी से होता है, रतौंधी तो ए से होता है, मतलब ऑप्शन जो सी नंबर आ रहा है आपका वेरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? दुधवा नेशनल पार्क जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के कहां पर है? जो सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी में याद रखेगा। ठीक है ना, और 1970 को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा था, अर्थात बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यहां पर यंत्र कौन सा है? भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, रिएक्टर स्केल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? जीके वाली सीरीज में ये क्वेश्चन आपको लगभग पढ़ा दिया गया है, कई बार से हमने बताया भी है। देखिए पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो 31 दिसंबर 1931 को कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। और यहां पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है, बी नंबर लाहौर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन दिया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, यहां पर आंसर दीजिएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 8 मई को मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो रेड क्रॉस है इसके संस्थापक और शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेक को दिया गया था, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके, रेड क्रॉस जो दिवस मनाया जाता है वो हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस के रूप में मनाता है, हेनरी ड्यूनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। रंगास्वामी कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही है, आपके हॉकी से संबंधित है। याद रखिएगा कि रंगास्वामी कप का जो संबंध है वो हॉकी की खेल से, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की जो लंबाई होती है वो आपकी 36 इंच होती है। कितनी होती है, 36 इंच होती है इस हॉकी की जो लंबाई होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इंडिया पुस्तक के लेखक आपके कौन है। इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ सॉरी माफ करिए, इंडिया दिया है लेकिन होना चाहिए इंडिका, क्या होना चाहिए, इंडिका होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर इंडिका होगा, ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक आपके कौन है, मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेगास्थनीज, जो कि एक ग्रीक लेखक थे आपके, ठीक है, मौर्यकालीन एक लेखक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन हो जाएगा। काजू का उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र या तो आपको केरल, दो ही जगह मिलती है, या तो केरल नाम आएगा या तो महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र ऑप्शन में है ही नहीं है, तो सिंपल से ऑप्शन है कि आप सी नंबर इसे लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कपास तंतु किससे प्राप्त होता है। कपास जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, बीज से, फल से, पुष्प से या तने से होता है। इसका जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, अरे अभी तो महाराष्ट्र है, तो इसमें कौन सा है ये बताइए हो। इसमें कहा महाराष्ट्र दिया है क्या, हमने तो पहले बता दिया है, तो क्यों परेशान होते हो, हमने बोल दिया है ऑप्शन के अनुसार सही करना है। यहाँ पर देखिए हमने तो बताया कि नहीं कि महाराष्ट्र नहीं है, तो ऑप्शन क्या लगाओगे, यहाँ पर सी लगाओगे कि नहीं लगाओगे। चलिए यहाँ पर बताइए कपास तंतु किससे प्राप्त होता है, 60 नंबर का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आप लोग ए लगाइए, ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि क्या होता है, फल होता है, फल के ऊपर जैसे छिलका होता है निकल जाता है, इसके बाद बीज होते हैं, और बीज से ही आपके कह सकते हो जो सफेद वाला रुई निकलता है वो इससे निकलता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन लगाएंगे वो आप लोग ए नंबर लगाइए, बीज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। चलिए मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है। तो देखिए भाई यहाँ पर 120 बटे जो आपका 80 है, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर, 120 बटे 80 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक आपके गंगाधर तिलक थे, ठीक है। कौन थे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर याद होगा कि शक्तिमान देखा होगा, तो आपको उसमें गीता भी थी और उसमें बाल गंगाधर भी थे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से एसएमएस लॉर्ड रिपन, मतलब यहाँ पर 63 नंबर क्या दिया गया है, एसएमएस का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिए यहाँ पर लॉर्ड रिपन, वो मतलब टाइपिंग वाले से कुछ न किसी प्रकार से मिसप्रिंट हुई है। यहाँ पर क्या एसएमएस का जो फुल फॉर्म होता है ये पूछा गया है, एसएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म होता क्या है ये बताइए। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग यहाँ पर सर्विस मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, उसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर मैसेजिंग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त की जाती है। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है। चलिए नागफनी से होती है क्या, किससे होती है, जल्दी जवाब दीजिए 64 नंबर में। तो देखिए मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष के छाल से होती है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सिनकोना वृक्ष के छाल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए यहाँ पर 65 का जवाब दीजिएगा, 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा सही क्या हो जाएगा। चलिए तो 65 की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, एक अधिनियम आया था 1861 अधिनियम, और इसमें से आगरा में 17 मार्च 1866 को इसको स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहां पर आपका हो जाएगा बी नंबर होगा या ए नंबर होगा, बी नंबर। याद रखिए स्थापना दिया गया है, और स्थापना दिया है तो 1866 में हुई थी। ये पहले आपके कहां पर था, आगरा में था, 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आगरा प्रांत में था, ठीक है ना। और ये किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 61 अधिनियम के तहत हुआ था। याद रखिए 61 अधिनियम के तहत हुआ था, नोट करिएगा। अगर अधिनियम पूछता तो आप लोग इसे लगाते, लेकिन स्थापना है तो आप आंसर लगाएंगे यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से नरौरा नाविकीय संयंत्र कहां पर स्थित है। नरौरा नाविकीय संयंत्र ये कहां पर स्थित है, तो आपके बुलंदशहर, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे। भाई 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय भारत में ब्रिटिश वायसराय जो आपके थे वो आपके कौन थे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा
माउंट वेबल क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉर्ड वेबल, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लॉर्ड माउंट जिसे बोलते हैं वायसराय लॉर्ड वेबल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया था, निम्नलिखित में से शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा, शारदा अधिनियम का जो संबंध है ये किससे संबंधित है? यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, हमने आपको कल बताया था जो कि शारदा बनाते हैं बच्चे को, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए आपका 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल विवाह नियंत्रण ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अरे यार, अभी भी इतने लोग हैं जो अभी भी जवाब गलत दे रहे हैं, इतने लोग हैं जो आज भी जवाब गलत दे रहे हैं, मतलब बताने के बावजूद भी। इसका मतलब है जो लोगों ने जवाब दिया होगा उन लोगों ने हमारी पिछली क्लासें जरूर नहीं देखा होगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग गलत कर दो तो फिर हमें ट्रिक बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमने बताया था कि शारदा मैया जब स्कूल में बनाते थे तो छोटे बच्चे को बनाते हैं, किसी औरत को नहीं बनाते थे, है ना। हमने बताया था कि नहीं बताया था कि शारदा जैसे होता है ना, सरस्वती बनाया जाता है स्कूल के फंक्शन में, तो वहां पर क्या होता है, छोटी बच्ची को ही बनाया जाता है, किसी औरत को नहीं बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर बचपन बचाओ नहीं होता है, यहाँ पर होता है बाल विवाह होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है, इसलिए कहते हैं जिन लोगों से गलतियां हुई हैं, हो सकता है पहली बार जुड़े हैं और पहली बार जुड़े हैं तो आप डेली क्लास लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु जो है वो आपकी कितनी है? ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की जो न्यूनतम आयु होगी वो आपकी क्या होगी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 21 वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर ये हो जाए ग्राम सभा का सदस्य चुने जाने के लिए तब क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन हो जाए ग्राम सभा अगर हो जाए तो क्या होगा? तो भाई ग्राम सभा के वो व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 18 हो जाती है और वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक है ना, तब वहां पर 18 आंसर आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान में नागरिकता को किस भाग में दर्शाया गया है? नागरिकता 5 प्रकार से अर्जित की जा सकती है ना। ये भाग जो आपके है ऑप्शन आपका बी नंबर, भाग 2 में वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेके आपकी 11 तक आपका इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? 71 नंबर जो दीजिएगा। चलिए, सब लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 29वां। अच्छा है 29 है तो बताइए, अब तो भैया 28 राज्य हैं तो 29 आप लोग क्यों लगा रहे हो? बताइए पहले। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप बताइए कि आप लोग 29 क्यों लगा रहे हैं? जल्दी बताइए, 29 क्यों लगा रहे हैं? 28 से तो राज्य बचे। हमने तो भाई यही पढ़ा है, आप लोगों ने पता नहीं 29 कहाँ से पढ़ लिया। क्या होगा भाई? अच्छा, तब के हिसाब से, अच्छा तब के हिसाब से मतलब ये हुआ कि भैया ये जो जम्मू कश्मीर जो था, है ना, ये भी आपका 29वां राज्य में आपको आता था, लेकिन अब तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ना। इस कारण से यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल सही है, 71 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। 29वां राज्य बना था, याद रखिए 29वां राज्य कब? तो आपके याद रखिए 2 जून, क्या? तो आपके 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को 29वां राज्य आपका बना था, याद रखिएगा, है ना। चलिए, अच्छा हम आप गलत पढ़े थे, अच्छी बात है, आज हमने सही पढ़ लिया। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा 29वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश इनमें से कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से तो देखो, इधर आपका हो जाता है कौन सा? रूस होता है, रूस के बाद उधर साइड में हो जाता है कनाडा होता है, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा कनाडा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन है? भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर आंसर देना है। तो आपके थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन पर महाभियोग भी लगाया गया था, याद रखिए ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया लेकिन पारित नहीं हो पाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में डाक सेवा का प्रारंभ किसके कार्य में हुआ था? भारत में डाक सेवा का जो कार्य हुआ था ये प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो भैया आपने सुना होगा लॉर्ड डलहौजी को, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने आपके 1854 को, क्या 1854 को स्टार्टिंग किया था डाक सेवा कार्यक्रम, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी कब से हुई थी? बताइएगा कब से हुई थी। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 53 नहीं होगा भैया, वो 54 में था। 53 तो आपकी वो बनी थी, क्या बोलते, ट्रेन चली थी, है ना। यहाँ पर उसके बाद लगातार होता रहा था काम। देखिए यहाँ पर डिजिटल इंडिया दिया है 75 का बी हो जाएगा 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री जो थे इन्होंने इसका कह सकते हैं कि शुरुआत किया था, और गाँव गाँव तक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जाए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। आलू क्रांति जो आपका, सॉरी, आलू उत्पादन जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो आपके गोल क्रांति से है। किसे? गोल क्रांति, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हमने बताया था शिमला में है। कहां पर है भाई? शिमला में है। अगला क्वेश्चन दिया है, गुलाबी क्रांति का जनक कौन है? गुलाबी क्रांति का जनक इनमें से क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति का जो जनक है वो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे? चलिए तो आपके याद रखिए ये है आपके दुर्गेश पटेल,
ऑप्शन बी हो जाएगा गुलाबी क्रांति का जनक है वो आपके दुर्गेश पटेल हैं, और गुलाबी क्रांति का संबंध होता है झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? जमींदारी प्रथा का जो प्रारंभ किया वो किसने किया था? तो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था? याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए मतलब पहले स्टार्टिंग हुई थी भूमि बंदोबस्त प्रथा, यही आगे चल के जमींदारी प्रथा का रूप ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची सेकंड के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय आपके दिए गए हैं? तो ये बताइएगा जो पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले जो विषय होते हैं वो कुल कितने विषय आपके हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 29 विषय। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर 29 विषय आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा कि पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। वेरी गुड, 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन दिया भी गया है, वाह हमने ध्यान नहीं दिया था, सच में बता रहे हैं, हमने अगले क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया, बस पूछ लिया था। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर 80 नंबर में, तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 24 अप्रैल हो जाएगा। क्या 24 अप्रैल हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है 24 अप्रैल 1993 को पंचायत से संबंधित सभी प्रावधान प्रभावी हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां पर की गई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां पर की गई थी? आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब बी हो जाएगा आपकी मद्रास, अर्थात जो आपकी वर्तमान चेन्नई है यहां पर किया गया था। इसकी स्थापना 1687 में स्थापना हुई थी। ठीक है, नगर निगम के। अच्छा ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? जल्दी से बताइए कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? जल्दी बताइए उत्तर प्रदेश में नगर निगम की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? चलिए जल्दी से बताइएगा उत्तर प्रदेश में नगर निगम की जो संख्या है वो आपकी वर्तमान में कितनी है? जवाब दीजिए। चलिए कितनी है भाई? 17 है? 17 है कि 16 है? चलिए काफी लोग भैया यहाँ पर 16 दे रहे हैं, कुछ लोग तो एडवांस टेक्नोलॉजी लागे हो गए हैं 18 बोल रहे हैं। 17 है, 17वां शाहजहांपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जा सकता है? अर्थात जो ग्रामीण है व नगर समुदाय में दोनों में एक वैज्ञानिक अंतर है, ये किस आधार पर यह अंतर किया जा सकता है? 82 नंबर में, तो लोगों के व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, लोगों के व्यवसाय के आधार पर किया सकता है ना, कि गांव के लोग क्या करते हैं भाई? गांव के लोग होते हैं खेती किसानी में लगे रहते हैं, नगर वाले अपना कुछ ना कुछ प्राइवेट सिस्टम कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत में प्रति वर्ष कृषक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रति वर्ष कृषक दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 83 नंबर में। चलिए तो देखिए 83 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 23 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 दिसंबर हो जाएगा कि कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और क्यों? क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह थे, है ना, चौधरी चरण सिंह थे, उनके जन्मदिवस के अवसर के रूप में ही तो मनाते हैं ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई थी? पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई थी? ये कराई गई थी आपके 1970 में। कब कराई गई थी? आपके 1970 में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया? देखिए भाई नगर पालिका दिया गया है ना, नगर पालिका है, और ये जो आपका आरक्षण था 243 के टी में है। देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा 243 के टी में। इसका ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी किए होंगे और हमने आपको वीडियो दिया था तो हमने आपको हर एक चीज आपको बताया था, ये 243 वाली जो पार्ट है बहुत ज्यादा पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये बताइए जो सहकारी समितियां हैं इनको कौन से संविधान संशोधन के तहत एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये है आपकी कौन, जो आपका 97 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, है ना, ये आपका अधिनियम जो आया था 2011 के तहत। क्या 2011 के तहत हुआ था? इनको संवैधानिक दर्जा आपका प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति आपके अंडे उत्पादन से संबंधित है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान में आपके चीन रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जानते हैं? बताइए भाई सदाबहार क्रांति के नाम से किसे जानते हैं? आप लोग जवाब दीजिएगा। सदाबहार क्रांति के नाम से जो जानते हैं किसे जानते हैं? इंद्रधनुषी क्रांति को बोलते हैं, याद रखिए इंद्रधनुषी क्रांति को बोलते हैं, सदाबहार क्रांति के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि जो सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति चलाई थी। कब? सन 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नई कृषि नीति चलाई थी। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है? देखो कृषि में युग्म पैदावार क्या दिया है? युग्म दिया गया है। अरे यार पढ़ते पढ़ते क्या होश में नहीं आ गया? क्या हो गया भैया? आशीष शुक्ला पढ़ते पढ़ते क्या हुआ तुम्हें? ऐसा तो नहीं दौड़ा आने लगे हों भाई? अभी अभी पढ़ाई कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम भागे जा रहे हैं। अभी तो क्लास भी खत्म नहीं हुई है, पहले से कमेंटबाजी शुरू कर दिया आपने। क्यों भाई आशीष भाई? अभी तो स्टार्टिंग से आप इतने प्यार से कमेंट कर रहे थे, वो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे और सही कमेंट कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ा पढ़ने लगे हों बीच में अचानक। अरे क्लास तो खत्म होने दो, और फिर लगातार क्लासें दे रहे हैं तो पूरी क्लास का मतलब ही कौन सी होती है? चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन
हमको लगता है कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या लोगों को अंदर। चलिए बताइएगा कि कृषि में युग्म, देखो युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। एक फसल वर्ष में दो या दो से अधिक फसल उगाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अरे पढ़ाते पढ़ाते जब लय बना होता है तो लय को तोड़ दिया करते हैं यार, थोड़ा लय जब बना हुआ करे तब बीच में डिस्टर्ब ना किया करें, ठीक है। पूरी क्लास के बाद आपको जितना डिस्टर्ब करना है कर लिया करें, लास्ट में बीच में ना किया करें। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है, तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय होता है एक फसल, मतलब एक फसल वर्ष में दो या दो से अधिक फसल उगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक भूमि पर दो या दो से अधिक फल उगाना क्या कहा जाता है। चलिए जवाब देना है, एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना, फसल दिया है फसल उगाना क्या कहा जाता है, 90 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 90 का ऑप्शन हो जाएगा अंतः फसली कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अंतः फसली बोलते हैं, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इस क्वेश्चन को इसके पहले भी हमने आपको सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। चलिए यहां पर बताइएगा कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 91 का जवाब दीजिएगा भाई, याद रखिए 91 का जो ऑप्शन बनेगा वो ए हो जाएगा। 2.47 एकड़ होता है, कितना, एक हेक्टेयर में जो एकड़ होता है वो 2.47 एकड़ होता है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहता है, अर्थात जो खेतों की माप होती है खसरा खतौनी में जो लिखा होता है, अंकित होता है, ये आपके हेक्टेयर में होता है। क्या होता है, हेक्टेयर में, तभी कहा जाता है कि जो हेक्टेयर है वो आपकी अंतरराष्ट्रीय आपकी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका हेक्टेयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई थी। चलिए मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई थी, 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए 93 का ऑप्शन हो जाएगा 1 अक्टूबर 1958 में। क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1958 ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। इसके पहले शाही इकाई व्यवस्था चलती थी, क्या मीट्रिक इकाई व्यवस्था नहीं चलती थी, इसके पहले जो चलती थी, हमने इसके पहले वाले मॉडल पेपर में आपको पढ़ाया था शाही इकाई व्यवस्था, क्या हमने पढ़ाया था, शाही इकाई व्यवस्था पहले चलती थी इसके पहले, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एक मील कितने गज के बराबर होता है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग गलत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग गलत करेंगे, हम तो पहले यही देखेंगे। चलिए जल्दी से बताइए कितने लोग गलत करेंगे। चलिए भाई यहाँ पर 94 की अगर हम बात करते हैं तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका कह रहे हैं ए नंबर होगा, कुछ लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं। चलिए 1760 की 1600, 1760 या 1600, तो जिसका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर, उनका जवाब गलत है, याद रखिएगा। 1600 गज नहीं होता है, अगर 1600 गज होता तो आपको पता है ये जो गज नहीं होता है भाई मीटर होता है। क्या होता है, वो मीटर होता है, जो 1600 मीटर होता है वो मीटर में होता है। लेकिन यहां पर पूछा है एक मील में कितने गज होते हैं, तो गज की बात नहीं है, गज जो होगा वो होगा सी वाला। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा 1760, जिसका जवाब आ रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा 1760 हो जाएगा गज, ठीक है। अगर हाँ मीटर दिया होता, अगर मीटर दिया होता तो याद रखिए 1600 दशमलव कुछ होता है जो आपका मीटर होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्षावरण के मामले में प्रथम स्थान रखता है। 95 का ऑप्शन दीजिएगा, 95 ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते, अरे अरुणाचल प्रदेश क्यों लगा रहे हो भैया, सबसे ज्यादा वृक्षावरण कहां पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में नहीं है क्या, फिर आप लोग अरुणाचल प्रदेश क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कभी कभी लगता है कि बियर का नशा चढ़ जाता है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत की गई ये कब की गई थी, 96 का जवाब देना है। 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये 1999 में, क्या अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में सहायता दी जाती है। बताइए भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, यहाँ पर आंसर देना है 98 का ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब आ रहा है, आपका सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 97 का ऑप्शन सी नंबर। चलिए देखिए भाई 97 का जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर ही हो जाएगा। यहां पर पर्वतीय लगा दिया है, याद रखिएगा यहाँ पर ए नंबर मत लगाइएगा, यहां पर लगाया पर्वतीय, हमने बताया था जब पर्वतीय लगा देते हैं वहां पर ज्यादा सहायता की जाती है। यहां पर सी नंबर हो जाएगा 90 और 10, क्या हो जाएगा 90 और 10 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक होता है। तो भैया आपसे बोला गया था कि अगर 33% वन है तो आपके पर्यावरण में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा ऑक्सीजन
मिलती रहेगी। लेकिन अगर इससे कम वन हुए तो कहीं ना कहीं वातावरण आपको दिक्कत करेगी। जैसे वर्तमान में देखते हैं कि इतने परसेंट तो आपका है नहीं है, लगभग 24% में ही सब कुछ है। वन और 24% बचा हुआ है, 33% तो है नहीं है। तो भाई दिक्कत होती है कि नहीं होती है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता, कहीं कुछ न कुछ बीमारी होती रहती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है। 100 नंबर पूछा गया है और महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है। बी नंबर, याद रखिए बी नंबर 9.53 करोड़ हो जाएगा। यहां पर आंसर बनेगा आपका 100 का बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्लास, धन्यवाद सभी को, जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें और लगातार क्लासें देखते रहिएगा, ठीक है।